सो दिस इज February March 2023 वेरिएंट 22। और ये हमारा पेपर 2 है। पेपर 2 का नाम क्या है? देखो हमारे पास जो एग्जाम आएगा पेपर 2 का, उसका नाम होगा बिजनेस कॉन्सेप्ट्स 2। एंड द टोटल टाइम अलाउड फॉर पेपर 2 विल बी 1 hour 30 minutes। पेपर 2 हमारा टोटल जो होगा वो 60 मार्क्स का एग्जाम होता है, और इस 60 मार्क्स के एग्जाम के लिए हमारे पास होगा 1 hour 30 minutes। और इस 1.5 घंटे के अंदर मुझे कितने केस अटेम्प्ट करने होंगे? मुझे 2 केसेस अटेम्प्ट करने होंगे। और 90 मिनट्स में अगर 2 केसेस करने हैं तो 90 मिनट्स में अगर 2 केसेस मुझे अटेम्प्ट करने हैं तो एक केस के लिए कितना टाइम होगा? फॉर वन केस आई कैन एलोकेट हाउ मेनी मिनट्स? आई कैन एलोकेट, टेल मी। 90 मिनट्स में अगर 2 केसेस करने हैं तो एक केस के लिए जो मैक्सिमम मैं टाइम दूंगा वो दूंगा 45 मिनट्स पर केस। ठीक है। और 1.5 घंटे के अंदर आपको 2 केसेस करने, आंसर शीट अलग से गिवन होगी, क्वेश्चन पेपर इस तरह से अलग से गिवन होगा। तो जब एग्जाम देने बैठोगे तो उसमें क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट तुम्हारे पास अलग होगी। क्वेश्चन पेपर के अंदर अ, अ, जाहिर है जब आप केस पढ़ोगे एग्जाम के अंदर, तो केस पढ़ते हुए यू कैन राइट डाउन एनी पॉइंट दैट यू लाइक। क्योंकि केस पे जो भी लिखोगे, केस पे जो भी वर्किंग्स होंगी, कैलकुलेशंस होंगी, वो चेक नहीं होती हैं। आंसर शीट पे जो कंटेंट लिखा होगा वो चेक होता है। तो मेक श्योर इफ यू राइटिंग एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर देन दैट्स नॉट मार्क्ड। जाहिर है आप अपनी वर्किंग के लिए, प्लानिंग के लिए क्वेश्चन पेपर पे लिखोगे, लेफ्ट राइट पे मार्किंग करोगे कि ये कौन सा। क्योंकि ना केस का मतलब होता है कि वो आपको किसी बिजनेस की स्टोरी सुनाएगा। ठीक है। अब जैसे इसमें इसने क्या सुनाया हमें? फ्रूट फार्म। अब ये कोई बिजनेस है फ्रूट फार्म जिसकी इसने हमें स्टोरी सुनाई है। तो हमें ये स्टोरी पढ़नी होगी और यूं समझना होगा कि ये कोई एक रियल लाइफ बिजनेस है। वैसे ये रियल लाइफ नहीं होता है। द एग्जाम इज इंटायरली बेस्ड ऑन फिक्शन बेस्ड केस स्टडीज। एंड कोई चीज रियल नहीं होती इसमें, लेकिन स्टोरी होती है। लेकिन स्टोरी को हमें ऐसे पढ़ना होता है कि हमें यूं लगे कि ये एक रियल लाइफ बिजनेस है। अब जैसे ये फार्म, फ्रूट फार्म, जैसे ही पेपर 2 देने बैठूंगा ना तो मेरे माइंड में एक्चुअली जो केस आता है, जैसे भी ये फार्म है, फार्म, सो इट्स अ फ्रूट फार्म, सो वी शुड एक्चुअली बी एबल टू विजुअलाइज के फ्रूट फार्म है तो फ्रूट्स के बारे में आप माइंड में थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हो कि एक फ्रूट फार्म बिजनेस है। अब जैसे ये जो हम एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं जूम, ये जूम भी एक एप्लीकेशन है जो कि एक बिजनेस है, बाकायदा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो जूम को भी, अगर मैं जूम की जो स्टोरी है, जो जूम कब स्टार्ट हुआ, जूम जो है किस तरह से कोविड में ग्रो किया, अगर मैं ये जूम की जो सारी स्टोरी है रियल लाइफ स्टोरी में रिटन फॉर्मेट में लेकर आ जाऊं, इस तरह रिटन फॉर्मेट में लेकर आ जाऊं, तो मैं जूम के ऊपर भी एक केस बना सकता हूँ। इस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं रिटन फॉर्म में लिख दूं, तो दैट विल बी द केस स्टडी फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। सो इसी तरह मुझे एग्जाम में कुछ केस स्टडी जो गिवन होगी, मुझे ये विजुअलाइज करना है, ये समझना है कि इट इज अ रियल लाइफ थिंग, इट इज अ it's actually a business, because my answer should be directed towards that particular business which I am talking about. I need to make sure that my answer is actually talking about whatever business I'm writing about, right? और मैक्सिमम टाइम जो एक केस करने के लिए है वो है 45 मिनट्स। तो एक बात याद रहे कि अगर मैं 2 बजे एग्जाम स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स से इट्स अ पीएम एग्जाम, तो 2 बजे अगर एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो 2 till 2:45 आइडियली मेरा केस नंबर 1 का टाइम होना चाहिए। 2:45 till 3:30 मेरा केस नंबर 2 का टाइम होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो शुरू जब करते हैं आंसर्स लिखना, क्वेश्चंस करना, तो वो थोड़ा स्लो लिखते हैं। और जैसे जैसे टाइम जाना शुरू होता है तो उनकी राइटिंग स्पीड भी तेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। द राइट अप्रोच इज कि मैं इक्वल टाइम दूंगा हर केस को, हर क्वेश्चन को। एंड आई नीड टू गिव a good exam on an overall basis. When I am in an exam situation, I cannot just गारंटी के हर चीज मुझे समझ आ जाएगी और हर क्वेश्चन मुझे समझ आ जाएगा। जाहिर है कुछ ना कुछ, कैम्ब्रिज का एग्जाम देने बैठे हो, इतना इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, और डेफिनेटली द एग्जामिनर विल वांट कि वो ऐसा एग्जाम बनाए जिससे थोड़ा सा चैलेंजिंग स्टूडेंट को फील हो, थोड़ी सिचुएशन कोई मुश्किल लगे। कोई बात हो सकता है कि आंसर राइटिंग में सही से एक्सप्लेन ना हो रही हो, देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। योर माइंडसेट शुड बी लाइक कि ओवरऑल एग्जाम अच्छा करना है, हम पूरे एग्जाम को इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हम हर क्वेश्चन को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम सिचुएशन के अंदर
केस रीड करने में जल्दी करते हैं और जल्दी करने के या क्योंकि जब आप केस रीड कर रहे हो ना, तो यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड द बिजनेस। यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि ये क्या बिजनेस करता है, क्या प्रोडक्ट सेल करता है, किस तरह के कस्टमर इनके पास आते हैं, कितने सालों से वो बिजनेस काम कर रहा है। क्योंकि कोई भी बिजनेस को अगर मुझे बात करनी है तो मुझे पहले उस बिजनेस को पूरा समझना पड़ता है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड अ बिजनेस इफ आई रीड द केस प्रॉपरली। इफ आई डोंट रीड द केस प्रॉपरली देन आई माइट नॉट बी एबल टू गिव आंसर्स ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। क्योंकि जो पेपर टू का माइंडसेट है ना, पेपर टू के माइंडसेट के लिए तुम्हें यूं सोचना है कि समझो तुम जो हो ना वो एग्जाम देने जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो एग्जाम का रोल होगा वो रोल क्या होगा पता है? यू शुड कंसिडर योर सेल्फ एज अ बिजनेस एडवाइजर एंड यू शुड कंसिडर द क्वेश्चन एज योर बिजनेस क्लाइंट। ठीक है, यूं विजुअलाइज कर लो कि तुम एक बिजनेस एडवाइजर हो। बिजनेस एडवाइजर का काम वही होता है जो एक डॉक्टर साहब का काम होता है बेसिकली, और बिजनेस क्लाइंट वही होता है जो कि एक समझो पेशेंट होता है। सही है, पेशेंट जैसे डॉक्टर के पास जाता है और वो अपने प्रॉब्लम्स बताता है, अपने मेडिकल इश्यूज बताता है, उसका जो है वो शुगर लेवल चेक किया जाता है, उसका ब्लड प्रेशर लेवल चेक किया जाता है, उसका बेसिक जो भी मेडिकल रिलेटेड इश्यूज हैं वो डॉक्टर को बताता है। और डॉक्टर जो है वो फिर उसको उसकी कंडीशन के हिसाब से, उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से, उसके करंट सिचुएशन और फिजिकल एट्रीब्यूट्स के हिसाब से उसको फिर वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है कि भाई आपकी कंडीशन के हिसाब से ये वाली मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन होगी, जैसे ये डॉक्टर करता है ना। बिल्कुल इसी तरह से बिजनेस एडवाइजर जो है वो भी अ, यही काम करता है। बस वो डॉक्टर नहीं होता ऑब्वियसली। बिजनेस एडवाइजर जाके शुगर चेक नहीं करता अपने क्लाइंट की, ना ही वो ब्लड प्रेशर चेक करता है। बिजनेस एडवाइजर जाके उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करता है, उस बिजनेस की मार्केटिंग पोजीशन चेक करता है, उस बिजनेस की ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज, एम्प्लॉय से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड। उस बिजनेस एडवाइजर का काम होता है कि वो अपने बिजनेस क्लाइंट को पूरा अंडरस्टैंड करे, और अंडरस्टैंड करने के बाद फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना करे ऑब्वियसली, वो फिर स्ट्रेटजी प्रिस्क्राइब करता है, द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। गेटिंग इट? तो हमें उस नजर से केस पढ़ना है कि जब हम आंसर लिखें, जब हम एडवाइस देना शुरू करें, तो हमारी एडवाइस एक अच्छी और क्वालिटी एडवाइस हो, रादर देन जस्ट अ रट्टा आंसर। ठीक है? अच्छा, लेट्स रीड द केस, देखते हैं कि क्या केस है। एफ एफ इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। एफ एफ is a private limited company that provides packaged fruit to the industrial market. पैकेज्ड फ्रूट, ठीक है, फ्रूट पैक करते हैं और फिर सेल करते हैं टू द इंडस्ट्रियल मार्केट, यानी कि हम बिजनेस टू बिजनेस टारगेट करते हैं, फाइनल कस्टमर्स को हम नहीं बेचते। जैसे अगर कोई सुपर मार्केट है और सुपर मार्केट फ्रूट्स पैक करके रिटेल कर रही है, फाइनल कस्टमर को सेल कर रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट वी आर नॉट सेलिंग टू फाइनल कस्टमर, वी आर सेलिंग टू बिजनेस कस्टमर्स ओनली। प्रॉब्ली कोई जैसे बिजनेस है जो हमारे से हमारा पैकेज फ्रूट खरीदता होगा और फिर शायद वो आगे बेचता होगा। सही, तो हम बिजनेस कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, हम फाइनल कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं। The farm grows a variety of different fruits, including apples, bananas, and strawberries. The production process is labor intensive. ठीक है, हाँ, मिडल मैन है बिल्कुल। The farm grows a variety of different fruits, including apples, bananas, and strawberries. The production process is labor intensive. FF employs 80 fruit pickers and uses piece rates as the method of payment. Piece rate का मतलब पता है ना? Piece rate is on the number of units पर, पता नहीं किस तरह से पर बॉक्स पे करते हैं, देखो। डेटा अबाउट एफ एफ फ्रूट पिकर्स पेमेंट। एप्पल एप्पल जो है वो हम देते हैं $2 पर बॉक्स, बनानास पे हम देते हैं 1.5 पर बॉक्स, स्ट्रॉबेरी पे हम देते हैं अपने एम्प्लॉय को $3 per box. Motivation among the fruit pickers is poor. The fruit pickers' main concerns are
पुअर इंडक्शन फॉर न्यू एम्प्लॉयज। ठीक है भाई, हम कोई इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं देते। इंडक्शन ट्रेनिंग होता है जो नया एम्प्लॉय आता है उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं काम वगैरह, उसको कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। सो व्हेन अ न्यू एम्प्लॉय जॉइन्स द फर्म, दे आर नॉट बीइंग गिवन प्रॉपर इंडक्शन। नो इनकरेजमेंट ऑफ मल्टी स्किलिंग या मल्टी स्किलिंग। नो इनकरेजमेंट ऑफ मल्टी स्किलिंग, बेसिकली फ्रूट पिकर्स की जॉब बहुत ज्यादा प्रॉब्ली मोनोटनस होगी, रिपीटेड होगी, तो ज्यादा कोई हम जॉब वैरायटी पे काम नहीं करते। ये हमारा बिजनेस है प्रॉब्ली। एंड ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल का क्या मतलब होता है कि हम बहुत ज्यादा, ऑटोक्रेटिक क्या होता है, जहां पे हम डिसीशंस अपने पिकर्स के ऊपर, फ्रूट पिकर्स के ऊपर इम्पोज करते हैं, जहां पे हम फ्रूट पिकर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा डिसीजन सुनेंगे और वो फिर उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। और द एम्प्लॉयज वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टाइम बेस्ड पेमेंट एज अ रेट एट अ रेट ऑफ $4.5 पर आवर टू रिप्लेस द पीस रेट पेमेंट। ठीक है, पीस रेट को रिप्लेस करने का सजेशन आया है, जो कि कह रहे हैं कि आप पीस रेट हटा के आप टाइम बेस्ड कर दें। 4.5 पर आवर की डिमांड है उनकी। The food industry has recently been criticized for a lack of sustainability. Yes, autocratic is one way communication. The food industry has recently been criticized for a lack of sustainability. Sustainability का मतलब होता है कि जब आप अपने बिजनेस ऑपरेट करने के साथ साथ ये इंश्योर करते हो कि आपकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशन है उस पे आपको कॉम्प्रोमाइज कम से कम करना पड़े, या कोशिश करें कि आपका जो बिजनेस का नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट है वो कम से कम हो, रिसाइकलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आपके आज ऑपरेट करने की वजह से कल के बिजनेसेस को, कल की सोसाइटी को कॉम्प्रोमाइज कम से कम करना पड़े। उन स्ट्रेटजीज को या उन पॉलिसीज को हम अच्छे वर्ड्स में कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। द फूड इंडस्ट्री हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर लैक ऑफ सस्टेनेबिलिटी। In response, FF's director planned to move from single-use plastic packaging to using recycled material. This would require the purchase of new machinery to package the fruit. The machinery would make the packaging production more capital intensive. FF's director are also considering growing fruits that require fewer chemicals and less water. However, this will require changes to FF supply chain मैनेजमेंट। डेफिनेटली जब आप इतने सारे चेंजेस करोगे कि ये सोच रहे हैं कि कुछ हम कैपिटल इंटेंसिव कर दें, कैपिटल इंटेंसिव अगर करते हो तो जाहिर है कुछ पिकर्स होंगे जिनको हमें छुट्टी देनी पड़ेगी कि भाई आप घर जाएं, अब मशीन काम कर रही है। केमिकल यूजेज कम करना चाह रहे हैं, पानी का यूजेज भी कम करना चाह रहे हैं, और शायद इतनी चीज़ों के लिए फिर आपको नए सप्लायर्स कुछ चाहिए होंगे, प्रोडक्शन का मेथड चेंज होगा, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा कि मोटिवेशन भी वैसे ही लो है, तो उनको अब सिखाना पड़ेगा ना एम्प्लॉयज को कि मशीन कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग थ्रू। सो दिस इज व्हाट द बिजनेस इज अबाउट। पार्ट ए देखो क्या कह रहे हैं, पार्ट A1। आइडेंटिफाई वन कंटेंट, content theory of motivation, not content, content. Identify one content theory of motivation. तो बहुत सारे मोटिवेशन थ्योरीज हैं हमारे पास हमारे सिलेबस में, और उसमें से किसी एक का नाम बताना है। नाम बता सकते हैं? वी आर डूइंग विच ईयर? मार्च, कौन से ईयर कर रहे हैं हम ये? मार्च 2023, वेरिएंट 22, एंड वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1, जिसका नाम है फ्रूट फार्म्स। और इसका जो पार्ट ए है वो अभी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ए पार्ट 1। सो आइडेंटिफाई वन कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन थ्योरी का नाम बताओ किसी एक। डगलस मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। यार मैकग्रेगर की जो थ्योरी है ना वो मोटिवेशन थ्योरी नहीं है, वो मैनेजमेंट थ्योरी है। ठीक है, मोटिवेशन थ्योरीज हैं हमारे पास। एक है FW टेलर, एक है अब्राहम मैस्लो,
एक है फ्रेडरिक हर्जबर्ग की थ्योरी, एक है एल्टन मेयो की थ्योरी। ठीक है। बाकी दो और हैं जिनका नाम है विक्टर व्रूम और मैकक्लेलैंड। ये चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो सारी थ्योरीज है हमारे पास। ठीक है, 6 मोटिवेशन थ्योरीज हैं हमारे पास। और मैनेजमेंट थ्योरीज के अंदर फिर एक डगलस मैकग्रेगर है जिसका थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वाला मॉडल है। फिर वो है हेनरी मिन्सबर्ग जिसमें रोल्स ऑफ अ मैनेजर, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल डिसिशनल रोल्स वाली कहानी है। और तीसरा जो बंदा है वो इसमें हेनरी फ्योल है। बस अभी हमें मोटिवेशन थ्योरी बतानी है, मैनेजमेंट थ्योरी नहीं बतानी है। तो कोई भी एक मोटिवेशन थ्योरी बता सकते हैं, जैसे कि द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी बाय अब्राहम मैस्लो। द हायरार्की ऑफ नीड्स theory by Abraham Maslow. We have to give any random theory, yes, anyone, anyone. वैसे एक बात, बस अगर मोटिवेशन का चैप्टर पढ़ा है ना तो उसमें 6 मोटिवेशन थ्योरिस्ट हैं। 6 मोटिवेशन थ्योरिस्ट हैं। एक है F.W. टेलर, एक है हर्जबर्ग, एक है अब्राहम मैस्लो, एक है एल्टन मेयो। ये जो 4 बॉयज है ना, ये जो 4 इंसान है, इनकी जो चारों की थ्योरीज हैं वो उनको कहते हैं कंटेंट थ्योरीज। और बाकी जो दो हैं विक्टर व्रूम और मैकक्लेलैंड, ये जो दो बॉय है ना इनकी थ्योरी को कहते हैं प्रोसेस थ्योरीज। ठीक है। 6 मोटिवेशन थ्योरीज हैं। ये जो 4 है ना, टेलर हर्जबर्ग मैस्लो मेयो, ये चारों की जो थ्योरीज हैं उनको कहते हैं कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट का मतलब होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस बेस्ड है। यानी कि अब्राहम मैस्लो ने अपनी थ्योरी के थ्रू बताया था कि लोगों को खुश कैसे रखा जा सकता है। टेलर ने बताया था लोगों को खुश कैसे रखा जा सकता है, कंटेंट, कंटेंटमेंट। और प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है, जैसे व्रूम ने और ये जो बॉय है मैकक्लेलन, इसने बताया था कि अ प्रोसेस थ्रू विच द स्टाफ कैन बी मोटिवेटेड, कि वो क्या प्रोसेस बनाया जा सकता है जिसकी वजह से स्टाफ खुश हो जाए। सो कोई भी एक बंदा हम कंटेंट का लिख सकते हैं जो हमारा दिल चाहे, लेकिन थ्योरी का नाम बताना है। सिर्फ सिर्फ बंदे का नाम अलाउड नहीं है, थ्योरी का नाम भी लिखना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी का पूछा है ना इसने। ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक्सप्लेन द टर्म सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स। तो जब भी हम 3 मार्कर अटेम्प्ट करेंगे, तो 3 मार्क के लिए जो रूल आपको याद रखना है वो क्या? पेपर 2 के लिए जब भी 3 मार्कर, पेपर 2 की बात हो रही है वह, पेपर 2 के लिए जब भी हम 3 मार्कर अटेम्प्ट करेंगे इस तरह से, A Part 2, उसमें हमारे माइंड में जो रूल होना चाहिए वो ये होना चाहिए दैट वी हैव टू राइट 2 to 3 गुड क्वालिटी statements. We have to write 2 to 3 good quality statements about the term. ये बात याद रख लो, जब भी आपके पास ये 3 मार्क आएगा, A Part 2 हमेशा 3 मार्क ही होगा, तो उसमें हमें क्या करना होगा? वी हैव टू राइट 2 to 3 गुड क्वालिटी स्टेटमेंट्स अबाउट वट एवर टर्म दैट हैज बीन आस्क्ड फॉर फ्रॉम अस इन द एग्जाम। सो इसका मतलब है कि मुझे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में कम से कम 2 या 3 प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखने आने चाहिए हैं। ठीक है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? सप्लाई चेन इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज। जिस दिन से आपने रॉ मटेरियल बिजनेस में खरीदा होता है, जब तक कि वो प्रोडक्ट कस्टमर तक ना पहुंच जाए, उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं सप्लाई चेन। और उन एक्टिविटीज को जब हम मैनेज करते हैं, उन एक्टिविटीज जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदने गए तो सप्लायर के साथ नेगोशिएशन, आपने फिर सप्लायर से मटेरियल खरीदा तो गाड़ी का बीच में जो काम होगा, फिर उसके बाद मशीन कौन सी लगी हुई है, फैक्ट्री कौन सी जो काम कर रही है बीच में, फिर वेयर हाउस कहाँ है, वेयर हाउस का क्या सीन है बीच में। यानी कि रॉ मटेरियल खरीदने से लेके कस्टमर तक पहुंचने के बीच में जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं, जितने भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, उन एक्टिविटीज को कहते हैं सप्लाई चेन। और फिर उन एक्टिविटीज के ऊपर मॉनिटरिंग करना, उस पर डिसीशंस लेना, उसके ऊपर एनालाइज करना,
उसको बेहतर बनाने की कोशिश करना, उन एक्टिविटीज को, उनमें खर्चे कंट्रोल करना, उसमें अननेसेसरी गाड़ी की मूवमेंट, उसमें एक्सेसिव स्टॉकिंग, इसमें वेस्टेजेस, इसमें ये सारे इश्यूज को फिर आपको ज़ाहिर है ऊपर से आपको देखना होता है। जैसे नेस्ले अगर इतने बड़े लेवल के ऊपर जूसेस मैन्युफैक्चर करके बेचता है, तो जाहिर है जूसेस बनाना इटसेल्फ इज अ फुल टाइम थिंग। कितने सप्लायर्स बीच में इन्वॉल्व होंगे, कितना प्लास्टिक आ रहा है, कितना मटेरियल, कितने फॉर्म ऑफ फ्लेवर्स एंड सो उस पूरे प्रोडक्शन के बीच में जो ये कहानी है ना पूरी, इस कहानी को अच्छे वर्ड्स में कहते हैं सप्लाई चेन। और उसके ऊपर डिसीजन लेने को कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो इफ आई वांट टू एक्सप्लेन दिस वर्ड, supply chain management includes the monitoring and supervision of all the activities. Supply chain management includes the monitoring and supervision of all the activities from the purchase of raw material, from the purchase of raw material till the product reaches the customer. Till the product reaches the customer. This can include supplier management. This can include supplier management. This can include supplier management, warehousing, supplier management, warehousing, production planning, and other activities. This can include supplier management, warehousing, production planning, and other activities. The objectives of supply chain management. The objectives of supply chain management is to ensure that the costs are minimized, and the customer is kept satisfied. And the customer is kept satisfied. दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वैसे तो, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जाहिर है, लेकिन अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट comes down to cost minimization and then the customer satisfaction, कि कस्टमर भी मेरा खुश रहे और खर्चे भी मेरे कंट्रोल में रहे. These are the two major objectives of supply chain management for any organization. So next part, B part 1. An employee works for 8 hours and picks 5 boxes of apples. An employee works for 8 hours and picks 5 boxes of apples, 2 boxes of bananas, and 4 trays of strawberries.
ठीक है, refer to table 1.1 and other information. Calculate the difference between the employees' pay using piece rates and time-based payment. Calculate the difference between the employees' pay using the piece rates and time-based payment. Part B1 try कर रहे हो तुम लोग, try करो B part 1, फिर मैं करवा रहा हूँ. Just take 5 minutes and try this B part 1. I'll start speaking again in next 4 minutes. तो अगले 4 मिनट तक आपको ये वाला बी पार्ट 1 ट्राई करना है. जल्दी जल्दी शाबाश ट्राई करें. अच्छा भाई, हमारे एम्प्लॉय ने 8 घंटे काम किया है. 5 boxes ऑफ एप्पल्स, 2 boxes ऑफ बनानाज एंड 4 trays ऑफ स्ट्रॉबेरीज. सो इफ आई वांट टू, क्या निकालना क्या है कि अगर हमने उसको पीस रेट से पे किया तो वो कितना कमाता, और अगर वो टाइम रेट से पे किया था तो कितना कमाता, उसका डिफरेंस बताना है. सो फॉर दैट आई नीड टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ दिस एम्प्लॉय on piece rate system first. So basically, how many boxes of apples? 5 boxes of apple, 2 boxes of bananas, and one tray of, how many trays of strawberry? 4 trays of strawberry. 4 trays of strawberries. So into पर बॉक्स हम कितना पे करते हैं? $2. $2 पर बॉक्स. बनानास पे हम कितना पे करते हैं? $1.5 पर बॉक्स. $3 पर ट्रे. तो ये कितना हो जाएगा? $10, है ना. बनानास पे कितने मिल जाएंगे उस बॉय को भाई? $3. और स्ट्रॉबेरी पे कितने मिल जाएंगे उस दिन? 3 into 4 is $12. So this gives a total salary of 10 and 15, तो $25. अगर हमने उसको पीस रेट पे पे किया होता तो $25 लग पे करते हैं हम उसको. लेकिन अगर मैंने इस इंसान को पीस रेट पे ना किया होता, टाइम रेट सिस्टम पे रखा होता, तो फिर मैंने उसको 8 घंटे के, क्योंकि 8 घंटे उसने काम किया था, 8 घंटे के हिसाब से पर आवर कितना होता? 4.5. 4. So this would have given the total income of 8 into 4.5, क्या हो जाएगा? $18. नहीं, 18 नहीं, 4.5 into 8 is $36. Sorry, $36. So what is the difference? Difference कितना हो जाएगा बताओ? डिफरेंस इज कि अगर हमने पीस रेट पे रखा होता तो उसकी $25 की सैलरी होती, और अगर हमने टाइम रेट पे रखा होता तो उसकी $36 की सैलरी होती. तो डिफरेंस हो जाता $36 minus $25 is equals to $11. Good. Difference would have been $11 if the payment system would have been time rate rather than piece rate. Is it clear?